बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में तबलीग जमात के आलमी मरकज़ के हवाले से गुज़िश्ता 2 साल से जो मामला चल रहा है उसकी अब पेशी 4 मार्च को होने वाली है। उसी हवाले से इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तबलीग जमात के तर्जुमान और वकील शाहिद अली ख़ान साहब हैं। उनसे मालूम करते हैं कि ये केस जो है कहाँ तक पहुँचा है और इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, तवालत की वजह क्या है, जबकि दीगर तमाम मज़ाहिब के जो भी इदारे थे, जो भी मजहबी मकामात थे, उन्हें खोल दिया गया है जिन्हें पेंडेमिक की वजह से बंद किया गया था। आखिर तबलीग जमात के मरकज़ के साथ ये मामला क्यों पेश आ रहा है, ये इम्तियाज़ी मामला क्यों पेश आ रहा है? शाहिद अली साहब, सालार के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप तर्जुमान हैं तबलीग जमात के। तबलीग जमात के हवाले से जो पेंडेमिक जब आया 2020 मार्च में, जो जिस तरह से जो है तबलीग जमात को बदनाम करके कम्युनिटी को, पूरे कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उसके बाद मरकज़ पर भी ताला कर दिया गया। आज तक वो मरकज़ नहीं खुला है, जो भी खुला था शराइत के लिहाज से 50 लोगों का मामला है, ताला मगर अभी भी पड़ा हुआ है। कल पेशी होने वाली है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसमें क्या मसला है कि इतनी ताख़ीर हो रही है? देखिए, इसमें एक आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। एक हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स आजकल चल रही है पिछले बहुत सारे सालों से, जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, नफरत की राजनीति। नफरत की राजनीति के तहत अब क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक सेक्शन को खुश करने के लिए दूसरे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के, अगर मैं अल्फाजों में कहूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच थी, कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया इस पेंडेमिक से लोगों का ध्यान बांटने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो सियासत थी, ये अच्छी सियासत नहीं थी, ये खराब सियासत थी और ये सियासत नहीं होनी चाहिए। मीडिया को भी उसमें फटकार लगाई, गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई, पुलिस को भी फटकार लगाई। तो न सिर्फ औरंगाबाद हाई कोर्ट ने, बल्कि बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है, इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। और सबका यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स की वजह से, तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाने के लिए और पेंडेमिक से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, यानी असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। देखिए, जब ऑनरेबल कोर्ट्स की तमाम डायरेक्शंस आ गई, ऑर्डर्स आ गए, जजमेंट्स आ गए, सब ने यह कहा कि तबलीगी जमात का कोई भी रोल नहीं है इस पेंडेमिक में या इस बीमारी को फैलाने में। तो फिर कौन सी और वजह है कि उसको आज तक बंद किया हुआ है? अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जब ओमिक्रॉन का वो चल रहा था, ये वाली 3rd वेव चल रही थी, तो हमारे सिख भाइयों का एक पर्व आया। वहां पर जब तमाम पाबंदियां थी, तब भी केजरीवाल साहब ने, इन्हीं केजरीवाल साहब ने जिन्होंने कि मौलाना साहब के खिलाफ या तबलीगी जमात के खिलाफ केस दर्ज करवाया और मरकज को बंद करवाने में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की भूमिका थी, बड़ी नहीं, सिर्फ उन्हीं की भूमिका थी। उन्होंने ऑर्डर किया बाकायदा कि साहब वो जो हमारे सरदार भाइयों का गुरुद्वारा है वो खुलेगा। तो ये देखिए आप, जब भीड़ से अगर कोरोना वायरस फैलता है वहां पर आप उनको खोल रहे हैं, लेकिन मरकज को आप बंद कर रहे हैं, नमाजों को आपने बंद किया, मस्जिदों को आपने बंद किया। अब आपकी बात सही है कि सब कुछ तो खुल गया, लेकिन मरकज को अभी तक भी बंद किया हुआ, जबकि एक भी एविडेंस तो बहुत दूर की बात है। मतलब एक, अगर हम कहें कि दूर की भी कोई चीज ऐसी आज तक निकल के नहीं आई है कि तबलीगी जमात को किसी भी गैर कानूनी चीज से जोड़ सके, या बीमारी से जोड़ सके, या कोई इंटरनेशनल बात से जोड़ सके, कुछ भी नहीं, या किसी हिंदू भाई को वो कन्वर्ट करवाते हैं उससे जोड़ सके, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतने क्लियर, इतने क्लीन लोग आज तक मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर किसी को नहीं मिली होंगी क्लीन चिट इतनी ऑनरेबल कोर्ट से जितनी की तबलीगी जमात को मिली है। उसके बावजूद भी उसको बंद करके रखा जाना, इसके अलावा और कुछ नहीं है कि गंदी मानसिकता इन लोगों की है, सांप्रदायिक मानसिकता इन लोगों की है, और सांप्रदायिक मानसिकता के तहत ही इसको बंद किया गया अभी तक। तो ये तो बात सही है आपकी, लेकिन तबलीग जमात के जो जिम्मेदारान हैं, जब तबलीग जमात का नाम लेकर, अब मरकज़ का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था,
वो सामने नहीं आए, मैदान में नहीं आए। जो उनको मैदान में आना चाहिए था, ये गलतफहमियाँ दूर करना चाहिए था। और तबलीग जमात का जो रोल है, ये तो हिंदुस्तान की मईशत में भी इजाफा कर रहे थे। जो बाहर के लोग आ रहे थे उनको ये बताना चाहिए था कि हमारे जो लोग बाहर से आते हैं वो हमारे मुल्क के लिए एम्बेसडर बनकर जाते हैं। तो अब ये जो हुआ उनके साथ, जिस तरह का सलूक किया गया, मौलाना साहब जो है बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं, बाहर बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो इससे जो बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ फैलती चली गई, उसके लिए आप क्या कहें? स्पोक्स पर्सन का मतलब क्या होता है, तर्जुमान का मतलब क्या होता है? नहीं, तर्जुमान तो है, बाद में रखा गया जी। आप नहीं, ये एफआईआर हुई है 27 मार्च को, और 27 मार्च की रात को ही मैं तर्जुमान अपॉइंट हो गया था। उसके बाद से मैं लगातार मीडिया पर मैं लगातार रहा। देखिए, किसी भी चीज के तर्जुमान का मतलब होता है, या स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है कि वो वहां पर ऑथराइज्ड है बोलने के लिए, वो बोलेगा। हम कहां पर नहीं थे जब क्वारंटाइन के नाम पर लोगों को बंद किया गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्वारंटाइन की उस वक्त 14 दिन की थी, आज 5 दिन की है। और मुसलमानों को 60 दिन तक बंद किया गया। तो हमने पीआईएल लगाई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। पीआईएल लगाने के बाद में उनको हमने रिलीज करवाया, उनको हमने वहां से छुड़वाया। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोग बंद थे, एक एक आदमी को हमने वहां से छुड़वाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल लगाई और बहुत सारी पिटिशंस लगवाई। पटना यानी बिहार में से हमने छुड़वाया। हिंदुस्तान में जितनी भी जगह पर हमारे तबलीगी जमात के भाई थे, सबको हमने फ्रंट पर आकर के छुड़वाया। उनकी जो भी कानूनी मदद हो सकती थी वो हमने की, और हर तरह से किसी को नहीं छोड़ा। मीडिया वाले भी, आपको पता होगी, पहली बार इस मुल्क के अंदर ऐसा हुआ कि मीडिया वालों को भी जेल के अंदर जाना पड़ा, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, उनके ऊपर जुर्माने भी लगे। और ये सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की इस लड़ाई की वजह से ही हो सका, वरना अब से पहले कभी भी ये मीडिया वाले जेल नहीं गए थे, ये माफिया नहीं मांगते थे, इनको ऊपर जुर्माने नहीं लगते थे। तो जब इतना सब कुछ हुआ, इसका मतलब यह है कि तबलीगी जमात की लड़ाई मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरीके से लड़ी गई, सिस्टमेटिक तरीके से लड़ी गई। हाँ, कुछ लोगों को यह जरूर था मौलाना साहब क्यों नहीं आ रहे, तो हमारी अपनी स्ट्रेटजी, हमारा अपना काम करने का तरीका, या मौलाना साहब के अपनी जो शराइतें कि साहब वो मीडिया में नहीं आएंगे, वो नहीं आते मीडिया में, कभी भी टेलीविजन पर नहीं आते, तो आप किसी को फोर्स कैसे कर सकते? देखिए, आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मुझे अख्तियार देता अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। वहां पर अगर कोर्ट ने कहा आप पेश हुई, हम अगर पेश नहीं होते तब कहते साहब वो सामने नहीं आ रहे। जब कोर्ट तो नहीं कही आप पेश हुई है, लेकिन तमाम मीडिया को चाहिए था कि साहब मौलाना साहब आए, क्योंकि अगर मौलाना साहब को वो लेके आते सामने तो उनकी मंशा क्या थी कि पूरी तरह से बेइज्जती करना या पूरी तरह से इस लड़ाई को और दूसरा एंगल दे देना। तो वहां पर मेरा ख्याल है हम लोगों ने बिल्कुल सही किया कि मौलाना साहब पर्दे के पीछे रहे, या मौलाना साहब को हमने मीडिया के सामने नहीं लेके आए। मौलाना साहब खुद ही नहीं आए मीडिया के सामने, और उस लड़ाई को लड़ने वाले जितने भी लोग थे तबलीगी जमात के, कुछ लोग फ्रंट पे थे, जैसे मैं फ्रंट पे था, कुछ लोग पीछे से थे, तमाम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से लड़ाई लड़ी। हर आदमी की स्ट्रेटजी होती है, हर जंग को लड़ने की, हर लीगल फाइट को लड़ने की, मीडिया की चीज़ों को लड़ने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। और हमारी स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह वेल प्लान थी और सही थी, जिस पर मोहर पूरे हिंदुस्तान की अदालतों ने भी लगा दी है। अच्छा, ये जो मुसलमान हलकों में जो है ना, इसके नतीजे में एक ये तासुर गया कि ये बताया गया, अब ये मुसद्दक़ा है या नहीं है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो रात में आते हैं, मौलाना साहब से मुलाकात करते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं। इस मीडिया की नहीं, मुस्लिम हलकों में भी ये बात नहीं, सुनिए, इस मीडिया की बात को, ये जो मीडिया, जो ही लोग इस चीज को उड़ाते हैं मीडिया वाले, इसका सवाल तो जवाब तो उन्हीं से पूछें, ठीक है? इसका जवाब मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं हो जाता है, क्योंकि ये जहां पर भी ये बातें उड़ाई जाती हैं या जहां पर भी ये बातें चल रही हैं, चली हैं, इसका जवाब तो वही देंगे, ठीक है ना? यहां पर तबलीगी जमात की हैसियत, तर्जुमान की हैसियत से मैं बता रहा हूं कि ये सब चीजें अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। अच्छा, अब ये जो कल जो पेशी होने वाली है, इंटरवीन किया दिल्ली वक्फ बोर्ड ने आपके मामले में, तो कल जो जिन बुनियाद पर ग्राउंड पर जो है बहस होगी, हेयरिंग होगी, वो क्या ग्राउंड है जिस पर आप वो बड़ी उम्मीद है कि कल मुमकिन है फैसला हो जाएगा मरकज़ के हक़ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी वहां पर सबमिशंस अपनी दे दी हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चूंकि सब कुछ खुल चुका है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है
अगर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसको खोला जाए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी तमाम वो मांगी गई हैं प्लान क्या रहेगा खोलने के लिए, उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं है अब, और दिल्ली पुलिस ने भी प्लान अपना देना है। तो हमें उम्मीद ये है अब सब कुछ खुल चुका है, मतलब कोई भी तो इम्पेडिमेंट नहीं बचा, कोई भी तो रुकावट नहीं बची है अब, ना लीगल बची है, ना कोई अब ऐसी बात भी नहीं है कि सब उनके भी जहनों की बात है। देखिए जहनों में जो नफरत है वो तो है, वो रहेगी, लेकिन जहनों की नफरत से ऑनरेबल कोर्ट्स नहीं चलती हैं, जहनों की नफरत से कानून नहीं चलता है, कानून कानून से चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि कल को ये ऑर्डर हमारे फेवर में आएगा और ये मरकज़ पूरी तरह से जैसे चलता था ऐसे ही इसका चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मरकज़ खुलने के बाद क्या अब ये सूरत हाल रहेगी जो फ़ॉरेन से जो तबलीग जमातें आया करती थी वो फिर से दोबारा आना शुरू? देखिए ये मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है ना, कल को किस तरह से तबलीगी जमात काम करेगी वो तबलीगी जमात के जिम्मेदारों का काम है। तबलीगी जमात के जिम्मेदार जब इस पर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और मुझे उस पर बोलने की इजाज़त होगी तो मैं उस चीज़ पर इंशाल्लाह बोलूँगा। यहाँ पर उनका काम करने का क्या तरीका होगा, मोडस क्या रखेंगे, बाहर के लोग आएंगे नहीं आएंगे, किस तरह से करेंगे, उस पर ना तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ना मेरे को इख्तियार है उस पर बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये थे तबलीगी जमात के तर्जुमान। ये इस बात से बड़े पुरुम्मीद है कि कल जो हेयरिंग होने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें जो है फ़ैसला तबलीगी जमात मरकज़ के हक़ में आएगा, उसके फेवर में आएगा इंशाअल्लाह। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।